हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, बिगनर्स के लिए सीरीज चल रहा है, तो आज मैं एडिटोरियल आया हूँ। चलिए देखते हैं क्या कुछ सीखने को मिलेगा आपको। यह लिखा है नो 100% कोटा। तो बिल्कुल क्लियर है कि 100% कोटा नहीं, अब नहीं होना चाहिए कि नहीं है, ये आप नहीं समझ सकते जब तक पूरा नहीं पढ़ेंगे। चलिए देखिए, एससी रूलिंग स्ट्रेसेस दैट overzealous reservation tends to affect rights of other communities। अब इतने बड़े सेंटेंस को हम कैसे समझेंगे, देखते हैं गाइस। सबसे पहले देखिए कि ये है एससी रूलिंग। रूलिंग का मतलब होता है फैसला। ओके, अब इसकी वर्ड्स मीनिंग वगैरह मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। चैनल का नाम है इंग्लिश विद चंदन। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कुछ वर्ड्स वगैरह। रुकिए, ये देखिए, ये कुछ वर्ड्स मैंने तैयार किए हैं। ये देखिए सारे वर्ड्स हैं। तो ये पीडीएफ मैंने डाल दिया है। इंग्लिश विद चंदन टेलीग्राम चैनल है, उस पर कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूँ। एक्चुअली मैंने नया नया इस चैनल बनाया तो कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा है मुझे। एनीवेज, और न्यूज़पेपर पे मैंने डाल दिया है, आप वहाँ से ले सकते हैं गाइस। चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि एससी रूलिंग यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ठीक है। स्ट्रेसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाया है। स्ट्रेस का मतलब होता है उस पर बल देना, जोर देना। ये फैसला स्ट्रेस करता है, क्या करता है, दैट ओवर जीलस रिजर्वेशन। अब रिजर्वेशन नाउन है और ओवर जीलस हमारा एडजेक्टिव है। तो रिजर्वेशन के बारे में एक विशेषता बता रहा है कि ओवर जेलस, कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हो जाते हैं ना, उत्सुक होकर के रिजर्वेशन देते हैं। तो ओवर जेलस जो रिजर्वेशन, एकदम कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, तो इस तरह का जो रिजर्वेशन है टेंड्स टू, यानी कि उसकी प्रवृत्ति है। टेंड्स टू मतलब कि ऐसा होगा, ऐसा एक नेचर सा है कि टेंड्स टू अफेक्ट। अगर ओवर जेलस रिजर्वेशन होगा तो वो अफेक्ट करेगा राइट्स ऑफ द अदर कम्युनिटीज, दूसरे कम्युनिटीज के अधिकार को अफेक्ट करेगा। अगर आप ज़्यादा एक्साइटेड रिजर्वेशन देंगे, ओवर जेलस रिजर्वेशन देंगे, तो अफेक्ट करने की उसकी प्रवृत्ति है। किसको अफेक्ट करेगा, अधिकार, जो राइट्स है, किसके राइट्स, ऑफ अदर कम्युनिटीज। ये क्लियर है। तो इसमें मैं आपको टेंड टू सिखा दूंगा, थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं गाइस। ओके, अब देखिए, द सुप्रीम कोर्ट इज राइट। ये तो क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो राइट है, यानी कि एकदम सही है। ओके, किस चीज में सही है, तो इन कंसीडरिंग 100% रिजर्वेशन एज एनाथमा टू द constitutional scheme of equality, even if it is for the laudable objective of providing representation to historically deprived sections। यहाँ पे फुल स्टॉप है। अब इसके मतलब को समझते हैं। देखिए, पहले देखिए कि सुप्रीम कोर्ट इज राइट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सही है। यहाँ इन क्या है, प्रेपोजिशन है। गाइज आप लोग बिगिनर्स हैं तो थोड़ा वक्त लूंगा मैं, बट एक एक चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये प्रेपोजिशन इन, प्रेपोजिशन के बाद अगर आप कोई भी वर्ब लगाएंगे तो आपकी मजबूरी है कि आपको आईएनजी लगाना होगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। और नाउन अगर होगा तो जब क्रिया में आईएनजी लगाएंगे तो जिरेंड बनेगा, और जिरेंड नाउन का काम करता है। तो याद रख लीजिए, हर प्रेपोजिशन के बाद आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, तो भैया आपको नाउन तो वर्ब को बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो सुप्रीम कोर्ट सही है इन कंसीडरिंग, कंसीडर मतलब मान लेना, किस चीज को मानने में, 100% रिजर्वेशन की 100% जो रिजर्वेशन है, एज एनाथमा टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ इक्वालिटी, यानी कि ये संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जो है कि इक्वालिटी के ऊपर कुछ स्कीम बना होगा, तो उसके लिए ये एक एनाथमा है, एक अभिशाप है, यानी कि सही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही है इस चीज को मानने में कि अगर आप 100% रिजर्वेशन देंगे तो ये एक अभिशाप है कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ इक्वालिटी का। कहीं ना कहीं इक्वालिटी के ऊपर बात होती है, तो आप किसी एक वर्ग को 100% कैसे दे सकते हैं रिजर्वेशन, ये बात है। फिर यहाँ पर बोल दिया कि इवन इफ, इसका मतलब होता है भले ही, इट इज फॉर द लॉर्डेबल ऑब्जेक्टिव। इट इज का मतलब कि जो रिजर्वेशन है एक लॉर्डेबल है, लॉर्डेबल मतलब एक सराहनीय है, प्रशंसनीय है, एक ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, किस चीज का, ऑफ प्रोवाइडिंग रिप्रेजेंटेशन, कि आप उनको रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हो टू हिस्टोरिकली डिप्राइव्ड, जो कि वर्षों से ऐतिहासिक तरीके से वो डिप्राइव्ड है, वंचित सेक्शन है,
बेशक उन्हें कुछ न मिला हो, वंचित है, पूरा इतिहास गवाह है कि वंचित है और उनके लिए बड़ा ही एक सराहनीय सा कोई कदम है, तब भी आप 100% नहीं दे सकते हैं। ये बात तो क्लियर समझ में आया कुछ? अब मैं आपको सिखाता हूँ, एक तो टेंड टू सिखा दूँ, उसके बाद ये कंसीडर और ये कंसीडर एज वगैरह जो है इसको सिखा देता हूँ गाइस। चलिए सीखते हैं। चलिए सबसे पहले तो देखिए टेंड टू, हिंदी जो टेंड टू की है, जैसे कई लोग कहते हैं कि प्रवृत्ति, प्रवृत्ति होना, अभी इतनी शुद्ध हिंदी है ना कि हिंदी समझाना भी बेकार सा लगता है। कुछ कहेंगे झुकाव होना, बट मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। मान लीजिए एक महिला है, अब इस महिला की मतलब एक आदत कह लीजिए, यूं कह लीजिए कि इसका एक नेचर सा हो गया है, एक नेचर में बस गया है कि ये 4 लोगों को कुछ ना कुछ झूठी कहानी सुनाएगी। जब तक ऐसा नहीं करेगी इसको अच्छा नहीं लगे, इसको करना है। इट मीन्स कि इसकी प्रवृत्ति, इसकी टेंडेंसी समझ रहे हैं ना, तो टेंड टू वहीं से बना, इसकी टेंडेंसी है, इसे करना है, तो एक तरीके से इसके नेचर में बैठ गया है। तो कोई चीज़ की टेंडेंसी अगर हो जाए तब आप वहाँ पर टेंड टू लगाएंगे। तो कैसे बोलेंगे कि शी tends to tell a lie, यानी कि इसको झूठ बोलने की जो है वो आदत है। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि these boys, ये जो लड़के हैं, these boys, और यहाँ मैं कर दूँ tend to, these boys tend to spoil others, यानी कि जो लड़के हैं इनकी प्रवृत्ति है दूसरों को स्पॉइल करने की, बिगाड़ने की। तो ये मतलब ऐसा होता ही होता है। टेंड टू बोल देंगे तो ऐसा लगता है कि इसके साथ ये जुड़ सा गया है, कि इसकी हैबिट हो गई, इसके नेचर में आ गया, इसलिए हम टेंड टू का इस्तेमाल करते हैं। अब है कंसीडर। कंसीडर का मतलब होता है समझना, उसको मानना। अगर मैं बोलूँ कि आई कंसीडर यू एज माई सिस्टर, यानी कि मैं आपको समझता हूँ अपनी बहन के जैसा, एक बहन की तरह, इसको ऐसे कह सकते हैं, आई कंसीडर यू टू बी माई सिस्टर। इस तरीके से, आई कंसीडर यू, मैं समझता हूँ आपको, टू बी माई सिस्टर, कि मैं अपनी सिस्टर हो, बी मतलब होना, टू बी माई सिस्टर, इस तरीके से, या एज माई सिस्टर, अपने सिस्टर की तरह। तो कंसीडर का मतलब है उसको ऐसा समझना, ऐसा सोचना। वैसे कंसीडर का मतलब विचार करना, कई सारी चीज़ें हैं। तो क्लियर है? आगे देखते हैं। देखिए यहाँ है कि द वर्डिक्ट क्वैशिंग द रिजर्वेशन ऑफ 100% of all teaching posts in scheduled areas of Andhra Pradesh for local scheduled tribes is not against affirmative programs as such। पहले इस कॉमा पे रुकते हैं गाइस, सेंटेंस को देखिए। अब सेंटेंस कैसे बड़ा है इसको ऐसे समझते हैं। आप यहाँ देखिए, इज आपका क्या है? वर्ब है। तो वर्ब से पहले जो होगा वो सारा सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट कितना बड़ा है? द वर्डिक्ट, यानी कि फैसला। ठीक है, तो ये जो फैसला है इज नॉट अगेंस्ट, अब छोटा सा सब्जेक्ट है, देख रहे हैं, बात से फैसला की हो रही है, वर्डिक्ट। इस वर्डिक्ट के लिए यहाँ पर इज आया है, लेकिन इसको कैसे जोड़ दिया है ये सीखना बहुत जरूरी है बिगनर्स के लिए। और ये सीखने के लिए आपको प्रेजेंट जो पार्टिसिपल वगैरह है और ये सब आपको आना चाहिए। पहले मैं आपको इतना सा कर दूं, ये छोड़ दीजिए, सिर्फ वर्डिक्ट को देखिए। वर्डिक्ट, ये जो फैसला कोर्ट ने दिया है, इज नॉट अगेंस्ट, ये खिलाफ नहीं है किसके? अफर्मेटिव प्रोग्राम एज सच। अफर्मेटिव प्रोग्राम का मतलब जो भी सकारात्मक प्रोग्राम चलते हैं, कुछ अच्छे प्रोग्राम है कि भाई रिजर्वेशन दो, सबका भला होगा, तो इसके खिलाफ नहीं है। क्लियर है? एज सच, अपने आप में। एज सच का मतलब अपने आप में, अपने आप में जो फैसला है वो अफर्मेटिव प्रोग्राम के खिलाफ नहीं है। ठीक है, अब इस फैसला के बगल में ये देख रहे हैं, अचानक आईएनजी लग गया कि क्वैशिंग द रिजर्वेशन ऑफ 100% ऑफ ऑल टीचिंग पोस्ट इन शेड्यूल्ड एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर लोकल शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यहाँ तक जो आप देख रहे हैं
ये कुछ नहीं है, सिर्फ इस वर्डिक्ट के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से दे रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चनिंग से लेकर स्ट्राइव्स तक इसको पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं, जो एडजेक्टिव का काम करता है, और इसे हम एडजेक्टिव फ्रेज भी कह सकते हैं क्योंकि काम तो एडजेक्टिव का करता है। एडजेक्टिव क्या काम करता है? ये जो एंटीसीडेंट है, जो बगल वाला है, इसके बारे में कुछ बताता है, चाहे वो एडजेक्टिव क्लॉज हो, चाहे एडजेक्टिव फ्रेज हो, या सिर्फ एक एडजेक्टिव वर्ड हो। क्लियर है जी? अब ध्यान से देखिए, वो फैसला जो क्वैश कर रहा है, यानी कि क्वैश मतलब खंडित कर रहा है, नहीं मान रहा है, खंडित कर रहा है द रिजर्वेशन, उस रिजर्वेशन को, कौन सा रिजर्वेशन? ऑफ 100%, 100% रिजर्वेशन, किसका? ऑफ ऑल टीचिंग पोस्ट, जितने भी पढ़ाने वाले पोस्ट है, कहाँ? इन शेड्यूल्ड एरिया, जो भी शेड्यूल्ड एरियाज हैं उसमें जो पढ़ाने वाले पोस्ट है उसमें 100% रिजर्वेशन देना। एरियाज कहाँ के हैं? तो ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का है। फॉर लोकल शेड्यूल्ड ट्राइब, जो वहाँ के लोकल शेड्यूल्ड ट्राइब हैं उनको टीचिंग में 100% रिजर्वेशन देने का को क्वैश करता हुआ जो फैसला है, क्वैश मतलब खंडित करता हुआ जो फैसला है, वो खिलाफ नहीं है किसी अफर्मेटिव प्रोग्राम के अपने आप में, बट अ कॉशन, लेकिन एक चेतावनी है। कॉशन का मतलब क्या है? सतर्कता है। अगेंस्ट इम्प्लीमेंटिंग देम इन अ मैनर, उसके खिलाफ सतर्कता है कि आप इस अफर्मेटिव प्रोग्राम को ऐसे इम्प्लीमेंट करते हो, ऐसे दिखाते हो, ऐसे कार्यान्वित करते हो इस मैनर में, विच इज, यहाँ विच नहीं है बट फिर भी समझ लीजिए, विच इज डेट्रीमेंटल टू द रेस्ट ऑफ सोसाइटी, जो कि डेट्रीमेंटल है, नुकसानदायक है, हानिकारक है, किसका? टू द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, बची हुई जो सोसाइटी उसके लिए हानिकारक है। इतना बड़ा यहाँ से यहाँ तक ये है। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? एनीवेज, मैं आपको बस तोड़ना सिखा रहा हूँ सेंटेंस को। चलिए गाइस आगे देखते हैं इसको। A 5-judge constitution bench found that earmarking teacher posts in areas notified under the 5th schedule of the constitution adversely affected the interest of other candidates, not only from scheduled castes and other backward communities but also other ST communities not native to those areas। यहाँ पे फुल स्टॉप। देख रहे हैं सेंटेंस कितना बड़ा है। अब इसको फिर तोड़ना सीखते हैं। चलिए, तो पहले ये देखिए, आपका सब्जेक्ट कहाँ से आएगा? ये देखिए, फाउंड आपका वर्ब है, सेकंड फॉर्म है, तो इसके बगल वाला सब्जेक्ट है, तो ये आपका सब्जेक्ट है। और 5 जज कंस्टिट्यूशन बेंच, ठीक है जी, यानी कि जो 5 जज का संगठित, कंस्टिट्यूशन मतलब संगठन करने पे होता है, तो 5 जज का जो बना हुआ बेंच, फाउंड उन्होंने पाया, 5 जजों का जो बेंच है उन्होंने पाया, क्या पाया भाई? दैट, यह पाया कि ईयर मार्किंग, अब यहाँ पर जिरेंड कर दिया, ईयर मार्किंग टीचर पोस्ट। ईयर मार्क का मतलब होता है किसी चीज़ को आपने चिन्हित कर दिया, मार्क लगा के अलग रख दिया कि भैया इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, इसको मैंने मार्क कर दिया, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, इसको बोलते हैं ईयर मार्किंग। चाहे आपने कुछ पैसा को ईयर मार्क कर दिया कि 1 लाख रुपए में ईयर मार्क करता हूँ कि ये किसी और काम के लिए, उसको बोलते हैं ईयर मार्क। तो कह रहा है कि बेंच को ये लगा, जज को ये लगा कि भैया जो टीचर के पोस्ट को अलग रख देना, ईयर मार्क करना, इन एरियाज, उन एरियाज के अंदर नोटिफाइड, यह आपका पास्ट पार्टिसिपल है कि एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज बनाएगा जो एडजेक्टिव का काम करेगा। वो एरिया जो कि नोटिफाइड है, नोटिफाइड मतलब एक सूचीबद्ध है, एक लिस्ट के अंदर है, अंडर 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये आपको ये थोड़ा टेक्निकल चीज जानना पड़ेगा कि 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो 5th शेड्यूल है ये एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आता है, तो उसके तहत जो एरिया नोटिफाइड हैं, तो क्या हुआ? एडवर्सली अफेक्टेड, एडवर्सली का मतलब विपरीत तरीके से उसने प्रभाव डाल दिया, द इंटरेस्ट ऑफ अदर कैंडिडेट्स, दूसरे जो कैंडिडेट है उनके हित पर प्रभाव डाल दिया, नॉट ओनली फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, यही नहीं कि शेड्यूल्ड कास्ट के हैं एंड अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज के हैं, बट ऑल्सो अदर एसटी कम्युनिटीज, दूसरे जो एसटी कम्युनिटीज हैं नॉट नेटिव टू दोज एरिया, जो उस एरिया से बिलोंग नहीं करते, उन पे कहीं ना कहीं उल्टा प्रभाव डाल दिया। क्योंकि ये जो ईयर मार्किंग किया गया है सिर्फ उन शेड्यूल कास्ट के लिए किया गया है जो उसी एरिया के हैं, और जो उसके नेटिव नहीं है तो उनके लिए तो कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव डालेगा। बस ये बात कही गई है। आगे देखें। ऑफ कोर्स, कह रहा बेशक, व्हाट द स्टेट गवर्नमेंट डिड, जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने किया, इन इट्स ओरिजिनल ऑर्डर्स ऑफ 1986, 1986 के ओरिजिनल ऑर्डर में, एंड देयर आफ्टर, उसके बाद, इन अ सब्सिक्वेंट ऑर्डर इन 2000, सब्सिक्वेंट मतलब बाद में, जो एक ऑर्डर आया 2000 में जो बाद में आया, तो जो भी किया वॉज नॉट विदाउट इट्स ओन रेशनेल,
ये नहीं था विदाउट इट्स ओन रेशनल। रेशनल का मतलब है कि एक कोई मूलभूत कारण हो, तो खुद का ऐसा ऐसा नहीं कि बिना किसी कारण के था, यानी कि कोई ना कोई कारण है। अभी जो आप सेंटेंस देख रहे हैं व्हाट से शुरू हुआ है, देख रहे हैं, तो व्हाट से अगर सेंटेंस शुरू हो, जैसे कि व्हाट द स्टेट गवर्नमेंट डिड, कॉमा पे रुकिए और इसके बाद डायरेक्ट आप वॉज पे आइए, ऐसे समझाता हूँ आपको। देखिए यहाँ से शुरू हुआ, व्हाट से शुरू हुआ, ये डिड पे है, उसके बाद आप यहाँ वॉज पे आ जाइए, वॉज नॉट विदाउट इट्स ओन रेशनल, इसको छोड़ दीजिए, इट्स कॉमा वाले इधर वाले को छोड़ दीजिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो सेंटेंस आपका है कि व्हाट द स्टेट गवर्नमेंट डिड वॉज नॉट विदाउट इट्स ओन रेशनल। ये इस व्हाट का मतलब है जो, और ये यहाँ पर एक कंजंक्शन का काम कर रहा है व्हाट, और ये व्हाट से जो सेंटेंस शुरू हो रहा है इसे बोलते हैं नाउन क्लॉज। ये फ्रेज नहीं है, ये क्लॉज है। क्यों? क्योंकि क्लॉज के अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट ये सब्जेक्ट और डिड वर्ब है, तो ये पूरा इतना बड़ा जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन इस सब्जेक्ट का काम है, लेकिन इसमें अपने आप में भी एक सब्जेक्ट है और अपने आप में एक वर्ब है, तो ये पूरा एक नाउन क्लॉज कहलाएगा। और अगर ये तो क्लॉज कहलाएगा, और इस पूरे को जो हम सब्जेक्ट मानेंगे तो उस सब्जेक्ट के लिए ये एक वर्ब है। तो कुछ समझ में आ रहा है कि कितना खतरनाक होता है बड़े बड़े सेंटेंस, ये वर्ब और ये सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट अपने आप में एक सब्जेक्ट रखे हुए हैं और एक वर्ब रखे हुए हैं, इसलिए नाउन क्लॉज का है कि एक फोल्डर के अंदर आएगा। एनीवेज, तो जो स्टेट गवर्नमेंट ने किया वॉज नॉट विदाउट इट्स ओन रेशनल, बिना इसके अपने कुछ रीजन के बगैर नहीं था। रीजन था क्योंकि कुछ ऑर्डर्स की बात की जा रही है कि ओरिजिनल ऑर्डर ये कुछ 1986 में कुछ था, फिर 2000 में कुछ था, ये सब मुझे पता नहीं, मैं बस ट्रांसलेट कर रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, अब लिखा है कि इट फाउंड, इट मतलब कौन, ये जो स्टेट गवर्नमेंट, इट फाउंड, स्टेट गवर्नमेंट को लगा दैट देयर वाज क्रॉनिक एब्सेंटिज्म। क्रॉनिक का मतलब होता है जो लंबे समय से चलता आ रहा है, एब्सेंटिज्म का मतलब है कि लोग एब्सेंट है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने ये पाया कि देयर वाज क्रॉनिक एब्सेंटिज्म, एक लंबा अनुपस्थिति था अमॉन्ग टीचर्स, टीचरों के बीच में, हु डिड नॉट बिलोंग टू दोज रिमोट एरियाज। अब यहाँ हु किसके लिए आ रहा है, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये हु से जो सेंटेंस शुरू हो रहा है इसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि टीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, टीचर्स आपके एंटीसीडेंट और इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उन्होंने पाया, मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ तो आप थोड़ा बोर मत होइए। स्टेट गवर्नमेंट ने पाया कि देयर वाज क्रॉनिक एब्सेंटिज्म, एक लंबा एक एब्सेंटिज्म था, लोग एब्सेंट थे। एब्सेंटिज्म किस में था, उन टीचर्स में था हु डिड नॉट बिलोंग टू दोज रिमोट एरिया, जो उस एरिया से बिलोंग नहीं करते थे, रिमोट मतलब दूर दराज एरिया से बिलोंग नहीं करते थे, वेयर जहाँ पर द स्कूल्स वर लोकेटेड, जहाँ पर स्कूल लोकेटेड थे। तो टीचर वहाँ से बिलोंग नहीं करते थे, इसलिए वो एब्सेंट होते थे। हाउएवर, फिर भी इट्स सोल्यूशन ऑफ ड्राफ्टिंग ओनली मेंबर्स ऑफ द लोकल ट्राइब्स वाज नॉट अ वाइबल सोल्यूशन। अब देखिए इट्स सोल्यूशन, फिर भी, हाउएवर मतलब फिर भी, इट्स यानी कि इट्स मतलब कौन, स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट का जो ये उपाय है, जो सोल्यूशन है क्या करने का, ऑफ ड्राफ्टिंग ओनली मेंबर्स ऑफ द लोकल ट्राइब, सिर्फ लोकल में जो उनके ट्राइब्स है उनके मेंबर को ही ड्राफ्ट कर लो, उनको ही भर्ती कर लो, वाज नॉट अ वाइबल सोल्यूशन। ये कोई उचित सोल्यूशन नहीं था, वाइबल मतलब एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं था। समझ में आ गया कि उन्होंने अपना तर्क दिया कि भाई टीचर बहुत दूर से आते हैं तो आते नहीं थे, तो हमने अपने एरिया के लोगों को ही भर्ती कर लिया, तो ये एक सोल्यूशन सही नहीं था। आगे देखिए, ओके, एज द बेंच नोटेड, जैसा कि बेंच ने, यानी कि जो कोर्ट की जो बेंच है 5 जजों वाला, उन्होंने ऐसा नोट किया कि इट कुड हैव कम अप विद अदर इंसेंटिव्स टू इंश्योर द अटेंडेंस ऑफ टीचर्स। इट मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है, कुड हैव कम अप, कुड हैव का मतलब कि ऐसा कर सकते थे, कम अप विद अदर इंसेंटिव, कम अप विद का मतलब है किसी चीज़ के साथ आना, जैसे आई केम अप विद एन आइडिया, यानी कि मुझे एक आइडिया आया, यू नो, तो इट कुड हैव कम अप विद अदर इंसेंटिव्स, इंसेंटिव मतलब प्रलोभन, प्रोत्साहन, अलग प्रोत्साहन के साथ ही आ सकते थे, टू एंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, द अटेंडेंस ऑफ टीचर्स की, टीचर्स का अटेंडेंस सुनिश्चित करने के लिए कि हाँ भाई अलग हम प्रलोभन या प्रोत्साहन देंगे तो टीचर जो है आना शुरू करेंगे और अटेंडेंस चालू हो जाएगा, ये बात है। देखिए, एनोदर आस्पेक्ट दैट, दूसरा पहलू ये था, द कोर्ट टुक इनटू अकाउंट, जो कोर्ट ने अपने मतलब टुक इनटू अकाउंट मतलब विचार में लिया, ये पूरा एक फ्रेज है, यू नो, टुक इनटू अकाउंट इडियम फ्रेज में आता है, विचार में लिया, वाज दैट, वो ये था कि आंध्र प्रदेश हैज़ अ लोकल एरिया सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट टू पब्लिक सर्विसेज, कि आंध्र प्रदेश में भैया पब्लिक सर्विस में रिक्रूट होने के लिए एक लोकल एरिया सिस्टम है,
वो क्या है कि द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 371D, राष्ट्रपति ने आर्टिकल 371D में हैज इशू कर दिया है ऑर्डर्स दैट अ रेजिडेंट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जोन, कि एक डिस्ट्रिक्ट जोन के जो रहने वाले हैं कैन नॉट अप्लाई टू अनदर डिस्ट्रिक्ट जोन, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट जोन में अप्लाई नहीं कर सकते फॉर अपॉइंटमेंट के लिए। ऐसा कहाँ कहा गया? आर्टिकल 371D में, और प्रेसिडेंट ने इसको इशू कर दिया है। अतः द 100% कोटा, जो 100% जो कोटा मिला है, डिप्राइव्ड रेजिडेंट्स ऑफ द शेड्यूल एरियाज, तो जो शेड्यूल एरिया के जो रेजिडेंट है उनको वंचित कर दिया है ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी, किसी हर एक अपॉर्चुनिटी से, टू अप्लाई फॉर टीचिंग पोस्ट, जो टीचिंग पोस्ट के लिए जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी उससे सबको वंचित कर दिया है। ये बात है। अब मैं आपको इसमें सिखाता हूँ कुड हैव और डिप्राइव ऑफ, ये सिखाता हूँ, सीखिए। देखिए कुड हैव, कुड हैव का हम तब इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति है, अब इस व्यक्ति ने अपने प्रेजेंट टाइम में, ये प्रेजेंट टाइम है, इस प्रेजेंट टाइम में इसने किसी काम को किया बट अच्छे से नहीं किया, नॉट वेल, अच्छे तरीके से नहीं किया, या किसी काम को नहीं किया जबकि ये इस काम को कर सकता था। तो प्रेजेंट में इसने ये काम किया, अब ये पास्ट में आएगा। पास्ट का मतलब कि इस समय से बाद में आएगा, तो ये पास्ट हो गया, मतलब ये प्रेजेंट हो गया, अब ये प्रेजेंट में आ गया, ऐसे लिख दो। और जब ये सोचना शुरू करेगा तो वो अब बन गया पास्ट। तो अब प्रेजेंट में सोच रहा है कि जिस काम को इसने किया और अच्छे से नहीं किया, अभी सोच रहा है यार मैं इसे अच्छे से कर सकता था, यू नो। और दूसरा जो जिस काम को इसने नहीं किया, अभी सोच रहा है यार मैं उस काम को कर सकता था। तो जब प्रेजेंट में पास्ट के बारे में पछता कर सोचेंगे कि मैं ऐसा कर सकता था, तो वहाँ पर भैया सब्जेक्ट, इसके साथ आपको लगाना पड़ता है कुड हैव, वर्ब आपकी चलेगी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये चलेगा। तो मैं उस काम को अच्छे से कर सकता था, तो कैसे बोलूँगा? आपको साफ दिखाई दे रहा कि आई कुड हैव, फिर थर्ड फॉर्म डन, आई कुड हैव डन दैट वर्क, मैं उस काम को कर सकता था, वर्क वेरी वेल, अच्छे से कर सकता था, ऐसे। और जिस काम को आपने किया ही नहीं उसे कह रहे यार मैं उसे कर सकता था, आई कुड हैव डन दैट। मैं इंटरव्यू को क्रैक कर सकता था, आई कुड हैव क्रैक्ड द इंटरव्यू। इसके लिए आता है। कई लोग बोलेंगे सर कर सकता था, तो सकता था वो तो सिर्फ कुड से हो जाएगा, क्योंकि कैन का मतलब होता है सकता है, तो कैन का पास्ट कुड है। तो भैया इसके लिए आपको मैंने कुड पे कई सारे वीडियो बनाए हैं, पूरा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि कुड का एक इस्तेमाल नहीं, कई इस्तेमाल है। लेकिन जब ये सिचुएशन आए कि जब आप किसी काम को कर सकते थे और नहीं किया फिर पछताएंगे, तो आपको कुड हैव ही लगाना होगा, बिल्कुल गांठ बांध दीजिए। आगे देखते हैं, चलिए अगला जो है इसे बोलते हैं डिप्राइव, डिप्राइव ऑफ। डिप्राइव ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से वंचित होना, वंचित होना। जैसे बोलूँ कि बस फटाफट करते, छोटे छोटे एग्जांपल देखिए, जैसे कि ही हैज़ बीन डिप्राइव्ड ऑफ दिस प्रॉपर्टी, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी से उसको वंचित कर दिया गया है। ही हैज़ बीन डिप्राइव्ड, ओके। तुम्हें वंचित कर दिया जाएगा, यू विल बी डिप्राइव्ड ऑफ, इस अवसर से, ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, इस अवसर से तुम्हें डिप्राइव कर दिया जाएगा। तो ये होता है डिप्राइव ऑफ, ओके। मैं वंचित हूँ, आई एम डिप्राइव्ड, मैं भैया वंचित हूँ। ये वंचित लोग हैं, तो ये ऐसे बोलेंगे दीज आर डिप्राइव्ड पीपल, दीज आर, यहाँ दीज आर लगा सकते हैं, दीज आर डिप्राइव्ड पीपल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अफर्मेटिव एक्शन लूजेज इट्स मीनिंग, यानी कि जो भी सकारात्मक जो कदम है, जो एक्शन है, लूजेज, वो खो देता है, खो बैठता है इट्स मीनिंग, अपना मीनिंग खो बैठता है, कि अफर्मेटिव काम अपना मीनिंग खो बैठता है इफ इट डज नॉट लीव द डोर स्लाइटली अजार फॉर ओपन कंपटीशन। कब खो देता है? अगर ये डज नॉट लीव द डोर, जब दरवाजे को नहीं छोड़ता है स्लाइटली अजार। स्लाइटली अजार का मतलब हल्का खुला हुआ, अजार मतलब खुला हुआ, अच्छा वर्ड है, याद कर लीजिएगा, हल्का खुला हुआ फॉर ओपन कंपटीशन,
जब ओपन कंपटीशन के लिए नहीं खोलता है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अफर्मेटिव एक्शन अपनी वैल्यू खो बैठता है। ठीक है, अफर्मेटिव एक्शन है, आपको क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन कंपटीशन भी तो कोई चीज़ है। थोड़ा तो दरवाज़ा खुला छोड़ो कि लोग कंपटीशन के हिसाब से आगे बढ़ें और अपनी अपनी जॉब को छीन ले, वो बात कही गई। हो गया जी, आगे देखिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑब्जर्व्ड, यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? ड्यूरिंग द डिबेट, डिबेट के दरमियान, इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, जो संवैधानिक असेंबली थी उसमें डिबेट चल रहा था, उसमें बी आर अम्बेडकर जी ने ऐसा ऑब्जर्व किया ऑन द इक्वालिटी क्लॉज, और ये बहस चल रही थी इक्वालिटी क्लॉज पर, इक्वालिटी का कोई क्लॉज होगा उस पर बहस चल रही थी। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट एनी रिजर्वेशन नॉर्मली ऑट टू बी फॉर अ माइनॉरिटी ऑफ सीट्स, कि कोई भी जो रिजर्वेशन है वो नॉर्मल तरीके से ऑट टू बी, वो होना चाहिए। ऑट टू बी मतलब शुड बी, तो ऑट टू बी फॉर अ माइनॉरिटी ऑफ सीट्स, क्यों माइनॉरिटी ऑफ सीट्स, यानी कि जो माइनॉरिटी उसके लिए होना चाहिए, यू नो। तो ये समझ में आ रहा है, माइनॉरिटी ऑफ सीट्स के लिए होना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द पॉइंट्स, ये एक पॉइंट है ऑफ एन अर्ज, जो अक्सर कहा जाता है, अर्ज किया जाता है इन फेवर ऑफ द 50% कैप इम्पोज्ड बाय द कोर्ट ऑन टोटल रिजर्वेशन। तो ये हमेशा कहा जाता है किसके पक्ष में? इन द फेवर ऑफ द 50% कैप, कि 50% का एक कैप है। कैप का मतलब है कि इस सीमा तक आप जा सकते हैं। 50% का कैप इम्पोज्ड बाय द कोर्ट, जो कोर्ट के द्वारा इम्पोज किया गया है, थोपा गया है। इम्पोज्ड बाय है, इसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ये 50% कैप के बारे में कह रहा है कि 50% का जो समय सीमा है, मतलब है ना कि 50% तक ही आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। ये जो कैप है इम्पोज्ड, किसने इम्पोज किया है? बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा इम्पोज किया गया है ऑन टोटल रिजर्वेशन, की पूरे रिजर्वेशन का 50%। अल्बीट, अल्बीट का मतलब हालांकि, विद सम अलाउंस फॉर रिलैक्सेशन इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, हालांकि कुछ अलाउंस है, कुछ जगह अलाउ है, रिलैक्सेशन अलाउ है इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अगर कुछ खास परिस्थिति आ जाए तो 50% से बढ़ा सकते हैं, नहीं तो सिर्फ 50% तक ही होगा, ये बात कही गई है। आगे देखिए। इट इज स्टिल अ मैटर ऑफ डिबेट, अभी भी ये एक डिबेट का मामला है, वेदर द सीलिंग हैज इनेट सैंक्टिटी, कि ये जो सीलिंग है, सीलिंग का मतलब वही है कि ये जो मैक्सिमम जो एक 50% रख दिया गया है उसको सीलिंग भी कहते हैं। वैसे तो सीलिंग का मतलब छत होता है, अंदर से जो छत होता है, बट ये भी होता है एक अधिकतम जो सीमा है। तो ये एक डिबेट का मैटर है कि क्या ये जो अधिकतम सीमा है हैज़ इनेट सैंक्टिटी, क्या एक जन्मजात एक सैंक्टिटी है, शुद्धता है, इसे बदल नहीं सकते जब जन्मजात है। बट इट इज़ क्लियर, ये बिल्कुल साफ है, दैट वेयर एवर इट इज़ इम्पेरेटिव, जहाँ भी ये आवश्यक है, दैट द कैप बी ब्रीच्ड, ओ यहाँ ध्यान दीजिए, कैप बी, यहाँ बी आया है, और इम्पेरेटिव दैट, ध्यान दीजिएगा, आपको सब्जंक्टिव मूड आपने सुना होगा, तो ये प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड है। कभी भी यहाँ आ जाए कि इम्पेरेटिव, इम्पॉर्टेंट, और उसके बाद अगर दैट लग जाए तो ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ शुड भी नहीं होगा, सिर्फ बी होगा, बिल्कुल बेस फॉर्म का वर्ब आ जाता है बेस फॉर्म में। तो मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया, बट बनाऊंगा जरूर। तो इसको समझ लीजिए कि बिल्कुल क्लियर है कि वेर एवर इट इज इम्पेरेटिव, जहां भी आवश्यक हो, दैट द कैप बी ब्रीज्ड, कि कैप यानी कि ये जो समय, मतलब ये जो सीमा है, कैप मतलब क्या है कि जो 50% का जो एक ढक्कन लग गया है, ये ब्रीच हो, इसको तोड़ा जाए, जब ये आवश्यक हो कि इसको तोड़ा जाए। ये जाए मतलब ये मॉडल के अंदर देखेंगे तो शुड बी की फीलिंग देता है, ये मूड दिखाता है, मूड दिखाता है जब इसको ब्रीच किया जाए। और स्पेशल केस मस्ट बी मेड फॉर इट, तो इसके लिए एक स्पेशल केस अवश्य बनाया जाना चाहिए, कि जब भी ऐसा हो कि चलो यार 50% को ब्रीच कर दे, तो स्पेशल केस भी बनाया जाना चाहिए, तभी होगा। चलिए आगे देखते हैं। ओके, सच अ डिबेट, इस तरह का जो डिबेट है, शुड नॉट डाइवर्ट अटेंशन, इस तरह की डिबेट को, अटेंशन को डाइवर्ट नहीं करना चाहिए फ्रॉम द फैक्ट, उस सच्चाई से उस ध्यान को नहीं भटकाना चाहिए, दैट देयर इज अ कंटिन्यूइंग नीड फॉर अ सिग्निफिकेंट कोटा, कि लगातार एक नीड है, एक ज़रूरत है, फॉर सिग्निफिकेंट, एक विशेष कोटा की ज़रूरत है, फॉर एसटीज, जो भी शेड्यूल ट्राइब्स है उनको चाहिए एक कोटा, स्पेशली दोज, खासकर वे लोग, लिविंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो रह रहे हैं इन एरियाज अंडर द 5th शेड्यूल, स्पेशल डिस्पेंसेशन, जो लोग 5th शेड्यूल के जो स्पेशल जो छूट है, डिस्पेंसेशन का मतलब वितरण छूट है, तो उसमें जो रह रहे हैं उनको तो भैया एक कंटिन्यूइंग नीड है ही सिग्निफिकेंट कोटा की। इन दिस बैकड्रॉप, अगर इस
बैकग्राउंड को देखें, इट इज़ समवट डिसअपॉइंटिंग, ये कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट कर रहा है, मतलब उदास कर रहा है, दैट कोर्ट्स टेंड टू रिकॉर्ड ओबिटर डिक्टा। अब टेंड टू का मतलब प्रवृत्ति, यानी कि कोर्ट की कहीं ना कहीं प्रवृत्ति हो गई है कि वो इस बात को रिकॉर्ड करते हैं ओबिटर डिक्टा। ओबिटर डिक्टा का मतलब कि कुछ राय देते हैं, डिक्टम से डिक्टा बनाया ये, तो कुछ अपनी ऐसी राय देते हैं एडवोकेटिंग अ रिवीजन, जिसमें वो एडवोकेट कर रहे होते हैं, समर्थन दे रहे होते हैं अ रिवीजन ऑफ द लिस्ट ऑफ एससी एंड एसटी, कि भैया कि जो भी लिस्ट बनी है एससी और एसटी की उसको फिर से रिवाइज करो, उसका रिवीजन करो, फिर से उसको देखो। तो कहीं ना कहीं ये डिसअपॉइंट करता है, क्योंकि भाई ऐसे एरिया में तो कोटा चाहिए, तो फिर बार बार रिवीजन करने से क्या फ़ायदा है। कोर्ट बार बार ऐसा एक ओबिटर डिक्टा देते हैं, तो ओबिटर डिक्टा का मतलब कि पूरा फैसला नहीं सुनाते, बट कहीं ना कहीं एक राय तो ऐसी रखते हैं। चलिए आगे देखें, जो भी पढ़ाने लायक होगा मैं पढ़ाऊंगा, कुछ इसमें खास दिख नहीं रहा, शुड तो आपको बताइए मैं क्या कर रहा हूँ इसमें। आगे देखिएगा इस, वाइल द पावर टू अमेंड द लिस्ट्स नोटिफाइड बाय द प्रेसिडेंट इज नॉट इन डिस्प्यूट, कॉमा पे रुकते हैं। वाइल के हमेशा दो सेंटेंस देखे गए, या तो वाइल के बगल में वर्ब में आईएनजी होगा, और नहीं तो भैया ये वाइल के बाद एक सेंटेंस होगा, फिर एक कॉमा होगा, और फिर एक सेंटेंस होगा, और दोनों सेंटेंस में अंतर होगा, वो विपरीत होंगे एक दूसरे के। तो वाइल को अब यहाँ पर हम जबकि कह सकते हैं, हालांकि। तो जबकि जब द पावर टू अमेंड, जो सुधारने का जो पावर है, द लिस्ट, उस लिस्ट को सुधारने का, नोटिफाइड बाय, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है, लिस्ट के बारे में एक विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, इसको एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। तो लिस्ट, वो लिस्ट जिसको नोटिफाइड किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो अगर उसको आप सुधारेंगे तो ये जो पावर है इज नॉट इन डिस्प्यूट, ये डिस्प्यूट में नहीं है। लेकिन फिर भी इट इज समवॉट अनचैरिटेबल, अनचैरिटेबल मतलब दयाहीन है, कहीं ना कहीं ये दयाहीन है, टू से ये कहना दैट द एडवांस्ड एंड अफ्लुएंट सेक्शन विद इन एस सी एन एस टी, कि जो भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब है उसके अंदर जो लोग एडवांस हो गए हैं, जो अफ्लुएंट हो गए, मतलब एफ्लुएंट मतलब एकदम अमीर हो गए हैं, पैसे वाले हो गए हैं, तो ये जो सेक्शन है आर कॉर्नरिंग ऑल बेनिफिट, वो सारे बेनिफिट पे अपना हक जमा रहे हैं, एंड डू नॉट परमिट एनी ट्रिकल डाउन, और थोड़ा भी अलाउ नहीं कर रहे कि वो ट्रिकल डाउन हो, यानी कि वहाँ से बचता हुआ, रिश्ता हुआ, हटता हुआ नीचे तक आए, मतलब किसी और तक पहुँचे। तो ये जो है ये अनचैरिटेबल है, इट इज़ सम वॉट अनचैरिटेबल टू से, यानी कि ये कहना अनचैरिटेबल है, ये कहना उचित नहीं है। क्या कहना, कि जो एससी और एसटी में जो कुछ पैसे वाले लोग हैं वो सारा कॉर्नर कर लेते हैं, सारे बेनिफिट को खुद हथिया लेते हैं, पैसे वाले भी हैं और सारा फ़ायदा उठा लेते हैं, और थोड़ा भी किसी और के पास ट्रिकल डाउन नहीं होने देते हैं, तो ये कहना अनचैरिटेबल है। इंडियन सोसाइटी इज स्टिल सम डिस्टेंस, इंडियन सोसाइटी अभी भी कुछ डिस्टेंस पर है फ्रॉम रीचिंग दैट पॉइंट, कि अभी उस पॉइंट पे नहीं पहुंचा है कि हाँ सब वो हथिया लेंगे और नहीं आने देंगे, ये बात कही गई। तो क्लियर है, बस खत्म हो गया दोस्तों, कुछ आगे सिखाने लायक इसमें था नहीं। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप ये सब कुछ आप मेरे उस चैनल पे जाइए, क्या नाम है, टेलीग्राम पे जाइए, इंग्लिश विद चंदन नाम है उसका, और वहाँ से इसका जो भी वर्ड्स मीनिंग वगैरह है और ये पेपर उठा लीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।